इलेक्शन यानी चुनाव लोकतंत्र का बुनियाद है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में इलेक्शन ही वह पैमाना है जो उस देश के लोकतंत्र को विश्वसनीय, मजबूत और जीवंत बनाता है। लोकतंत्र में जनता अपना मत देकर अपनी प्रतिनिधि चुनती है, इसलिए हर चुनाव का नतीजा कुछ कहता है, कुछ संदेश देता है। जैसे इमरजेंसी के बाद 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के इंदिरा गांधी सरकार को हराकर यह संदेश दिया कि इस देश में लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने वाली तानाशाह सरकार नहीं चलेगी। 1989 में प्रचंड बहुमत से जीतकर आने वाली कांग्रेस पार्टी की राजीव गांधी सरकार को हराकर संदेश दिया कि देश को न तो भ्रष्टाचार मंजूर है और न सरिया कानून। 2004 में भाजपा के वाजपेयी सरकार को हराकर जनता ने संदेश दिया कि विचारधारा से दूर हटकर सिर्फ अति आत्मविश्वास, विकास और शाइनिंग इंडिया के नारा से चुनाव नहीं जीता जा सकता। 2014 में कांग्रेस अलायंस यूपीए सरकार को हराकर और बीजेपी को बहुमत से जीत दिलाकर संदेश दिया कि देश में भ्रष्टाचार करने वाली और बहुसंख्यक हिंदुओं को इग्नोर करने वाली सरकार नहीं चलेगी। 2019 में पुनः बीजेपी को बहुमत से अधिक 303 सीट से जीत दिलाकर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की विचारधारा के साथ विकास की नीति पर चलने का संदेश दिया। पर जीतने के बाद सत्ता प्राप्त करते ही बीजेपी की मोदी सरकार अपने विचारधारा से दूर हटकर मुस्लिम तृप्तिकरण में लग गई। फलस्वरूप इस चुनाव में बीजेपी बहुमत से दूर 240 सीट पर ही सिमट गई। इसलिए लोकसभा चुनाव 2024 का नतीजा एक साथ बहुत कुछ कहता है, कई संदेश देता है। इस क्लास में हम इसी को यानी लोकसभा चुनाव 2024 का नतीजा क्या कहता है, क्या संदेश देता है, इसी को समझेंगे। नमस्ते, मैं विनय कुमार आप सभी को बीसी क्लासेस के जनरल स्टडीज क्लास में स्वागत करता हूँ। आप इस टॉपिक को इंडियन पॉलिटी और करंट अफेयर से जोड़कर देख सकते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्र भारत का यह पहला चुनाव है जिसमें सत्ता पक्ष, विपक्ष, लेफ्ट विंग्स, राइट विंग्स सभी खुश हैं। जहां बीजेपी का थर्ड बेस्ट परफॉर्मेंस 240 सीट लाने के बाद भी मीडिया और सोशल मीडिया उसे हारा हुआ कह रहे हैं, वहीं कांग्रेस अपने थर्ड वर्स्ट परफॉर्मेंस 99 सीट लाकर बहुत खुश नजर आ रही है। इस चुनाव में बीजेपी को पिछले चुनाव से कम सीट आने का कारण तथा कांग्रेस अलायंस को अधिक सीट आने का कारण लोग कांग्रेस अलायंस के फ्री बीज पॉलिसी तथा झूठे नैरेटिव कि मोदी जी दोबारा जीत कर आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे को मानते हैं और कहते हैं कि इस चुनाव से कांग्रेस का रिवाइवल हुआ है। सच्चाई क्या है, आइए समझते हैं। ग्राउंड रियलिटी को देखें तो इसका इम्पैक्ट न के बराबर है। बीजेपी का वोट शेयर 0.8% कम हुआ है, वहीं कांग्रेस का 1.7% बढ़ा है। देखा जाए तो कांग्रेस फेज 1 में बीजेपी को फाइट दे पाई, बाकी फेज में कांग्रेस बीजेपी से काफ़ी पीछे रही। जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल हुआ है तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। देखा जाए तो किसान आंदोलन का प्रभाव भी कुछ खास नहीं पड़ा है, क्योंकि किसान आंदोलन के प्रभाव वाले क्षेत्र हरियाणा में बीजेपी का वोट शेयर घटा है तो पंजाब में बढ़ा है। गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई का भी चुनाव परिणाम पर इम्पैक्ट नहीं के बराबर है, क्योंकि 39.3% के साथ छत्तीसगढ़ भारत का सबसे गरीब राज्य है। पर छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीट में से 10 लोकसभा सीट में बीजेपी को जीत मिली है। 8.7% महंगाई दर के साथ उड़ीसा देश का
सबसे ज़्यादा महंगाई वाला राज्य है। पर 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उड़ीसा में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है तथा आज़ादी के बाद पहली बार उड़ीसा राज्य में बीजेपी की सरकार बनी है। उसी प्रकार युवा बेरोजगारी दर 31.8% के साथ केरल में सबसे अधिक बेरोजगारी दर होने के बावजूद केरल में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है तथा पहली बार बीजेपी प्रत्याशी श्री सुरेश गोपी त्रिशूर केरल से जीत हासिल की है। यदि कांग्रेस अलायंस का 8,500 प्रति माह देने का गारंटी पत्र, कास्ट पॉलिसी, संविधान और आरक्षण खत्म करने की बात का प्रभाव SC/ST OBC मतदाता पर पड़ा है और जिसके कारण इस चुनाव में बीजेपी को SC/ST OBC का वोट शेयर घटा है और कांग्रेस अलायंस को बढ़ा है, तो इसके लिए बीजेपी का मुस्लिम तृप्तिकरण की नीति अधिक जिम्मेवार है, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव में जीत के बाद से ही मोदी सरकार लगातार 5 वर्ष मुस्लिम तृप्तिकरण का डोज इतना अधिक दे दिया कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की इम्यूनिटी कमज़ोर हो गया और आरक्षण तथा कास्ट रूपी वायरस हावी हो गया। 2019 में चुनाव जीतने के बाद से ही बीजेपी और मोदी सरकार वाजपेयी सरकार की तरह अति आत्मविश्वास का शिकार हो गई तथा विचारधारा से दूर हटकर अपने कोर वोटर की उपेक्षा कर मुस्लिम तृप्तिकरण में लगी रही। दरअसल एक बीमारी है बीजेपी के अंदर कि सत्ता में आते ही वो अधिक सेकुलर बनने की कोशिश में मुसलमान वोट के पीछे भागने लगते हैं और इससे हिंदू वोट छूटने लगते हैं। और यही इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ है कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। मुस्लिम वोट तो मिला नहीं, उल्टे हिंदू वोट भी छिटक गया। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के बदौलत सत्ता में आते ही बीजेपी को यह गलतफहमी हो जाती है कि वह मुसलमान का वोट ले सकती है अगर वे ईमानदारी से मुसलमानों के हित के लिए, उनके समाज के शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए कार्य करे तो उसका विश्वास जीत सकती है। बीजेपी और मोदी सरकार का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तहत मुस्लिम तृप्तिकरण की नीति इसी गलतफहमी की उपज है। इसी के कारण 2019 में चुनाव जीतने के बाद बीजेपी पसमानदा की बात करने लगे, तृप्तिकरण की बात करने लगे। गिनती गिना रहे थे कि यूपीएससी में बीजेपी के पिछले 10 साल के शासनकाल में सबसे अधिक मुस्लिम सिलेक्ट हुए। मुसलमान को आबादी के हिसाब से अधिक प्रधानमंत्री आवास दिए, शौचालय दिए और जितने भी सरकारी स्कीम हैं उन सब में मुसलमानों को आबादी के हिसाब से ज़्यादा दिए। मुसलमानों के लिए स्पेशल योजना जैसे प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, MSDP, युवाओं के रोजगार के लिए चलो परदेश योजना, नई मंजिल योजना, महिलाओं के लिए नई रोशनी योजना, विकास योजना, सिविल सेवा की तैयारी हेतु मुफ्त कोचिंग सहित कई योजनाएं संचालित कर मुसलमानों को तृप्त करने में लगे रहे। पर इससे मुसलमानों का विश्वास तो नहीं जीत पाए, उल्टे मोदी जी की यह नीति कोर हिंदू वोटर को नाराज कर दिया। मुसलमानों ने बीजेपी को हराने वाले प्रत्याशी को एक मुश्त वोट दिया। खासकर पसमानदा मुसलमान अधिक बढ़ चढ़कर बीजेपी का विरोध किया। बीजेपी और मोदी जी शायद समाज अध्ययन का सामान्य नियम भूल गए कि यदि कोई पिता अपने 2 पुत्रों में से किसी एक पुत्र के संतान के लिए विशेष करने लगे, अधिक करने लगे और उसका खुलेआम प्रदर्शन करे तो दूसरा पुत्र अपने पिता से नाराज होकर विमुख हो जाता है, विरोध करता है। ठीक यही काम मोदी सरकार और उनके मंत्री बार बार कर रहे थे। आप कट्टर इस्लामिक हिंदू फोबिक जावेद अख्तर की पत्नी शबाना आजमी का एक्सीडेंट होने पर बेचैन हो जाते हैं और उसको जल्दी ठीक होने की मंगल कामना के साथ
ट्विटर पर पोस्ट करते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना आजमी की कार का एक्सीडेंट हो गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शबाना आजमी के जल्द ठीक होने की कामना की है। पीएम मोदी ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा, शबाना आजमी जी के एक्सीडेंट की खबर दुखद है। मैं उनके जल्द ठीक होने की कामना करता हूँ। और आपके कोर हिंदू वोटर कन्हैया लाल उमेश कोल्हे की कट्टर इस्लामिक द्वारा हत्या किए जाने पर उनके लिए संवेदना के दो शब्द नहीं बोलते। आप कार सेवकों की हत्या करवाने वाले मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण सम्मान दे देते हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पर कार सेवा में शहीद हुए कोठारी बंधुओं समेत अनेक कार सेवकों को भूल जाते हैं। आप और आपके मंत्री मीडिया और सोशल मीडिया में वैसे पत्रकार बुद्धिजीवी को सपोर्ट करने में, महिमामंडित करने में लगे रहते हैं जो हिंदू धर्म आरएसएस को गाली देने, नीचा दिखाने का काम करने में लगे रहते हैं। मैंने संसद के बाहर आज सुबह ये सुखद दृश्य देखा। नए जमाने की एक महिला पत्रकार नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अकेले कुशलता के साथ लाइव रिपोर्टिंग करते हुए। मैं नए भारत में पत्रकारिता के इस उभरते युवा चेहरे से सचमुच प्रभावित हूँ। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 5 जनवरी 2018 को ये ट्वीट किया था। मंत्री जी की कृपा से वो एक सामान्य संवाददाता से अब सेलिब्रिटी रिपोर्टर बन चुकी थी। सेल्फी स्टिक लेकर बहुत सारे पत्रकार संसद और अन्य स्थानों से रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन देश के एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने प्रशंसा के लिए उसे चुना जो घोषित रूप से घनघोर कांग्रेसी था। वो कोविड का साल था। लॉकडाउन में लोगों को गैस सिलेंडर मिलने में कुछ देरी हो रही थी। कांग्रेसी तंत्र की प्रमुख हिंदू फोबिक पत्रकार सबा नकवी ने ट्वीट किया कि उनके घर में गैस सिलेंडर खत्म हो गया है। देश के तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संज्ञान लेते हुए तत्काल उनके घर पर सिलेंडर भिजवाया और इसकी सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से दी। अपनी सेवा का ये सौभाग्य देने के लिए उन्होंने उल्टा सबा नकवी जी को थैंक यू बोला और आश्वासन दिया कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। मानो कहना चाहते हों कि करोड़ों हिंदुओं ने मुझे वोट दिया ही इसलिए है ताकि आप जैसे लोगों की सेवा कर सकूं। पूरे कोविड लॉकडाउन में लाखों करोड़ों लोगों के घर सिलेंडर खत्म हुए होंगे। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर शिकायत की होगी, लेकिन मंत्री जी की कृपा केवल सबा नकवी पर ही बरसी। वर्ष 2014 से 2024 के बीच केंद्रीय मंत्रियों के वैचारिक भटकाव की ऐसी ढेरों कहानियां हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री रहते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने सबा नकवी की बुक लॉन्च की थी। पुस्तकें तो राष्ट्रवादी पत्रकार भी लिखते हैं। हमें ध्यान नहीं आता कि कभी उन्हें ये सौभाग्य या मंत्री जी का ऐसा सानिध्य मिला हो। कोविड के समय हरदीप सिंह पुरी लुटियंस मीडिया के स्तंभ विनोद दुआ को रेमडेसिविर पहुंचा रहे थे, जबकि उन दिनों इस दवा की भारी कमी चल रही थी। प्रश्न उठा, मंत्री जी ने रेमडेसिविर के लिए भटक रहे किसी अन्य व्यक्ति की सहायता क्यों नहीं की? केंद्रीय मंत्री रहे राजीव चंद्रशेखर के पास किसी सामान्य व्यक्ति से मिलने का समय भले ना हो, लेकिन इस्लामी प्रोपेगेंडा वेबसाइट शी द पीपल चलाने वाली एक तथाकथित पत्रकार से मिलने का समय निकाल लिया और अपने ऑफिशियल हैंडल से उसकी पुस्तक का प्रमोशन भी कर दिया। ये उदाहरण है कि कुछ नेताओं में जब वैचारिक स्पष्टता और अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा नहीं होती है तो वो कैसे स्वयं अपनी और अपने दल की जगहंसाई कराते हैं। वे भूल चुके होते हैं कि जो सत्ता वो भोग रहे हैं उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। ऐसा करते हुए जब आप अपने वैचारिक खोखलेपन का सार्वजनिक प्रदर्शन करते हैं तो वे लोग हतोत्साहित होते हैं जिन्होंने आपसे ढेरों आशाएं लगा रखी थी। आप उसका विश्वास जीतने की कोशिश करते रहे जो आपके साथ नहीं है और कभी नहीं होंगे, लेकिन जो आपके साथ है उनका परवाह नहीं करते। आपके कोर वोटर, आपके समर्थक को मुस्लिम तृप्तिकरण नहीं, सबका तृप्तिकरण, सबका विकास समान रूप से यानी यूसीआर, यूनिफॉर्म सिविल राइट्स, समान नागरिक अधिकार चाहिए। उन्हें ट्रिपल तलाक से कोई मतलब नहीं। भले ही यह बहुत बड़ा समाज सुधार का काम है, पर उन्हें तो अपना भविष्य, अपना अस्तित्व सुरक्षित चाहिए। इसके लिए उन्हें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, अल्पसंख्यक आयोग और अल्पसंख्यक मंत्रालय की समाप्ति, धर्मांतरण विरोधी कानून और जनसंख्या नियंत्रण पर
कठोर कानून चाहिए, पर अधिक बहुमत मिलने के बाद भी आपने नहीं किया। जबकि 1992 में साधारण बहुमत वाली नरसिम्हा राव सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और अल्पसंख्यक आयोग बनाकर मुस्लिम संस्कृति और मुसलमानों को संरक्षण दिया। 2006 में साधारण बहुमत वाली कांग्रेस अलायंस यूपीए की मनमोहनी सरकार ने अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाकर मुसलमानों को विशेषाधिकार देना शुरू किया। आपने मंदिर निर्माण और जीर्णोद्धार कराकर हिंदू संस्कृति के पुनरुत्थान और पुनर्जागरण का काम जरूर किया है, पर मुस्लिम जनसंख्या की बेतहाशा वृद्धि से गजवाए हिंद होने के बाद न तो मंदिर बचेगा और न ही हिंदू संस्कृति। इसलिए सत्ता में आने के बाद आपका पहला काम होना चाहिए था जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, धर्मांतरण पर रोक के लिए कठोर कानून। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट और धर्मांतरण पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार को इस पर कार्रवाई करने हेतु कहा है। उल्टे आपने एक समुदाय को स्पेशल प्रिविलेज देकर उनके बेतहाशा जनसंख्या वृद्धि और धर्मांतरण में परोक्ष रूप से सहायता किया। धर्म के आधार पर किसी भी समुदाय को स्पेशल प्रिविलेज क्यों, जबकि संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। तब आज़ादी के 60 साल बाद 2006 से उन्हें विशेषाधिकार देना शुरू क्यों किया गया? आप भाग्यशाली हैं कि आपका कोर वोटर, आपका समर्थक, आपका कार्यकर्ता आपके ऐसे कृत्यों से भी आपके विरुद्ध वोट नहीं किया, सिर्फ नाराज होकर, दुखी होकर घर बैठ गया। दूसरी ओर कांग्रेस अलायंस 2019 में हार के बाद लगातार 5 वर्ष और चुनाव में SC, ST, OBC और मुस्लिम को अपने पक्ष में लाने के लिए देश विदेश में कई नैरेटिव चलाए। किसान आंदोलन, CAA विरोधी आंदोलन, जातीय जनगणना, संविधान और आरक्षण खत्म करने की बात, संपत्ति को एक्सरे कराने, संपत्ति को बांटने की बात इसी कड़ी के हिस्से थे, जिसे मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स अधिक पुश किया। वह तो फर्स्ट फेज के बाद हार का आभास होते ही बीजेपी अपने मूल विचारधारा की ओर लौटी और कांग्रेस द्वारा हिंदुओं की संपत्ति छीनकर, मंगलसूत्र छीनकर, SC, ST, OBC का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने की बात की। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने हेरिटेज टैक्स लगाने की बात कर इसकी पुष्टि कर दी, जिसका प्रभाव बाद के फेज में देखने को मिली और बीजेपी अलायंस बहुमत प्राप्त कर सकी। नहीं तो इस बार ही बीजेपी का पत्ता साफ था। संक्षेप में लोकसभा चुनाव 2024 में पिछले चुनाव से कम सीट मिलने के लिए बीजेपी और मोदी जी खुद जिम्मेदार हैं। कांग्रेस का फ्री बीज पॉलिसी, संविधान खत्म करने, आरक्षण समाप्त करने जैसे झूठे नैरेटिव, बीजेपी का कमजोर IT सेल, यूपी CM जोगी जी को हटाने की अफवाह, आपसी गुटबंदी, भीतरी घात आदि बीजेपी के कम सीट आने का आंशिक कारण हो सकते हैं, पर कम सीट आने का मुख्य वजह बीजेपी और मोदी सरकार का विचारधारा से दूर हटकर अति आत्मविश्वास में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पाने के लिए अपनाई गई मुस्लिम तृप्तिकरण की नीति और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर दागी और हिंदू विरोधी छवि वाले दल बदलुओं को टिकट देना ही रहा है। वह तो फर्स्ट फेज के बाद बीजेपी और मोदी जी का राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की मूल विचारधारा की ओर लौटने के कारण ही बीजेपी अलायंस बहुमत प्राप्त कर सकी। बीजेपी शायद भूल गई थी कि 2014 और 2019 में जीत राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, विकास और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के बदौलत हुई थी। अब सत्ता में लौटने के बाद बीजेपी अपने विचारधारा पर लौटने, अपने उपयुक्त कमी को दूर करने के बजाय बेमतलब यूपी में बीजेपी के हार की वजह ढूंढकर खुद को कमजोर कर रही है। यूपी की तरह ही पश्चिम बंगाल, हरियाणा, महाराष्ट्र आदि राज्यों में बीजेपी की करारी हार हुई है, तो वहाँ हार की वजह क्यों नहीं ढूंढी जा रही है? क्योंकि वे जानते हैं कि हार की वजह बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ही है। बीजेपी की अपनाई गई तृप्तिकरण की नीति है और कार्यकर्ता की उपेक्षा कर दागी और हिंदू विरोधी
आयातित नेताओं को लोकसभा और राज्यसभा का टिकट देना है। जैसे जौनपुर यूपी से पूर्व कांग्रेसी नेता कृपाशंकर सिंह को टिकट दिया गया, जो इस बात का समर्थन किया था कि मुंबई हमला भगवा आतंकवाद था और इसमें आरएसएस का हाथ था। वहीं हिंदुत्व विरोधी बयान, हेरिटेज टैक्स की बात, संपत्ति का 100 एकड़ बांटने की बात ने कांग्रेस अलायंस को जीत की ओर बढ़ते कदम में ब्रेक लगा दिया और वे जीतते जीतते हार गईं। तो लोकसभा चुनाव 2024 का नतीजा बीजेपी अलायंस को बहुमत से जीत दिलाकर लोकतंत्र खतरे में है। मोदी जी जीतने के बाद संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे कहने वालों को जोरदार थप्पड़ मारा है और साबित किया है कि हमारा संविधान सुरक्षित है और लोकतंत्र भी। चुनाव का नतीजा सत्ताधारी बीजेपी को स्पष्ट संदेश दिया है कि विचारधारा से हटकर सिर्फ अति आत्मविश्वास और विकास के सहारे चुनाव नहीं जीता जा सकता। इसलिए चुनाव का नतीजा बीजेपी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तहत मुस्लिम तृप्तिकरण की नीति को भी गलत साबित किया। चुनाव के नतीजों से पता चलता है कि बीजेपी को 2014 के बाद से ही गरीबों के वोट शेयर में लगातार वृद्धि हुई है, जो इस चुनाव में बढ़कर 37% हो गई है। वहीं मध्यम और उच्च वर्ग का वोट शेयर पिछले चुनाव यानी 2019 के लोकसभा चुनाव से घटा है। ऐसा लगता है कि सत्ताधारी बीजेपी द्वारा गरीबों को मिलने वाली कल्याणकारी योजनाओं यथा मुफ्त राशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि का लाभ बीजेपी को हुआ है। इसलिए चुनाव का नतीजा सत्ताधारी बीजेपी को गरीबों को दी जाने वाली योजनाओं को कंटिन्यू करने तथा मध्यम और उच्च वर्ग के लिए इनकम टैक्स में छूट का दायरा बढ़ाने के साथ साथ कुछ नई योजनाओं को चालू करने का संदेश दिया है। चुनाव का नतीजा हिंदुओं को एकजुट होने का संदेश भी दिया है कि जिस तरह मुसलमानों ने इस चुनाव को एक युद्ध की तरह लड़ा, पूरी ताकत से एकजुट होकर बीजेपी के विरोध में मत दिया, उसी प्रकार हिंदू भी बिना बटे एकजुट होकर एक पार्टी को वोट देना शुरू करेंगे। हर चुनाव को एक जंग की तरह लड़ेंगे, तभी हिंदुओं का आरक्षण भी बचा रहेगा और अस्तित्व भी। SC, ST, OBC को आरक्षण का खतरा हिंदुओं से नहीं है बल्कि ईसाई और मुसलमानों से है। हिंदू आरक्षण के नाम पर बढ़ते रहे, लड़ते रहे और समाजवादियों ने SC, ST, OBC कोटा में ईसाई और मुसलमानों को आरक्षण दे दिया। जैसे बिहार राज्य में शेख और पठान को छोड़कर सैयद, अंसारी, धुनिया, मलिक, चीक आदि सभी मुसलमानों को OBC लिस्ट में सम्मिलित कर उन्हें OBC कोटा में आरक्षण दिया जा रहा है, जो कि कुल आबादी का लगभग 13% है। यानी 10% आबादी वाले ऊंची जाति हिंदुओं को आरक्षण के दायरे से बाहर कर 13% आबादी वाले मुसलमानों को OBC कोटा में आरक्षण दिया जा रहा है। अमूमन यही स्थिति देश के हर राज्य में है, पर आज तक पिछड़ी जाति हिंदू आवाज क्यों नहीं उठाया कि जब संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है तो उनके OBC कोटा में मुसलमानों को आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? क्यों नहीं ऊंची जाति हिंदुओं के साथ ही ईसाई और मुसलमानों को अनारक्षित सामान्य वर्ग में रखा गया है? तो आरक्षण के लिए राजनीतिक पार्टियों द्वारा हिंदुओं को जातियों में बांटकर आपस में लड़ाकर ईसाई और मुसलमानों को लाभ देने का साजिश किया गया है। मुसलमानों को तो डबल बेनिफिट दिया जा रहा है। उन्हें अल्पसंख्यक योजनाओं के साथ साथ OBC के भी आरक्षण और विशेषाधिकार का लाभ मिल रहा है। आज भी जातीय गणना और आरक्षण का हो हल्ला ईसाई और मुसलमानों को लाभ देने के लिए ही चलाया जा रहा है। आरक्षण और जातीय गणना का सच किसी दूसरे क्लास में हम विस्तार से समझेंगे। तो क्या कांग्रेस अलायंस चुनाव में मिली हार के बाद झूठ फैलाना, प्रोपेगेंडा करना बंद कर देंगे? नहीं, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है।
2007 में गुजरात में चुनाव थे और इसी साल आर्टिकल छपता है परजानिया और डिक्टेटर ऑफ गुजरात। टाइम्स ऑफ इंडिया के 2007 के इस आर्टिकल के अनुसार नरेंद्र मोदी और हिटलर में काफी समानताएं हैं। अब 2014 के जनरल इलेक्शंस आ जाते हैं और इसके बाद लोगों ने ऐसे बयानों की झड़ी लगा दी। फरवरी 2013 में सिंगर विशाल डल्लाली ने मोदी को डिक्टेटर कह दिया। अगस्त 2013 में दिग्विजय सिंह का बयान था कि मोदी हिटलर के पदचिन्हों पर चल रहा है। अक्टूबर 2013 में कांग्रेस का आधिकारिक बयान था कि मोदी हिटलर की तरह है और 2013 में ही नीतीश कुमार ने भी मोदी को हिटलर जैसा कह दिया था। मीडिया भी पीछे नहीं था इस कार्य में। 2013 में ओपन मैगजीन में छपा यह आर्टिकल नरेंद्र मोदी को फिर से डिक्टेटर बताता है। 2013 में ही इंडिया टुडे के इस आर्टिकल में भी मोदी के लिए डिक्टेटर शब्द का प्रयोग किया गया। 25 मार्च 2014 को इलेक्शन से जस्ट पहले फारूक अब्दुल्ला का बयान था कि मोदी के आते ही भारत डिक्टेटरशिप बन जाएगा। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, पर यह बयानबाजी रुकती नहीं है। चुनाव के बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी मोदी को डिक्टेटर कह देते हैं और जब भी गुजरात में या देश में चुनाव होते हैं नरेंद्र मोदी के साथ हिटलर या तानाशाह जैसे शब्द जोड़े जाते हैं। 2017 में गुजरात में फिर से चुनाव होते हैं और तरुण गोगोई और ममता बनर्जी का उससे पहले यह बयान आता है। Now Modi want to be a dictator of India. डिक्टेटरशिप चलছে। फरवरी 2017 में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी एक बेशरम डिक्टेटर है। 2019 में देश में फिर से चुनाव होते हैं और 2018 में मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ये बयान आया। यहाँ इस देश में डिक्टेटरशिप लाने की कोशिश हो रही है और ऐसे अनेक आर्टिकल्स मीडिया में छापे गए। कई पॉलिटिशियंस के ऐसे बयान आए, पर एक बयान सबसे अलग था जिसमें कहा गया था कि 2019 के बाद इस देश में चुनाव ही नहीं होंगे। अगर मोदी और अमित शाह की जोड़ी 2019 में दोबारा बन गई दोस्तों ये संविधान बदल देंगे, इस देश में चुनाव बंद करा देंगे जो हिटलर ने किया था। इनके अनुसार 2019 इस देश का अंतिम चुनाव था और 2024 में हम फिर से वोट देने वाले हैं और इन चुनावों से पहले फिर से यही बयानबाजी चालू हो चुकी है जिसे यूट्यूबर्स और मीडिया के थ्रू पुश किया जा रहा है। क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? वैसे जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो भी फासिस्ट, डिक्टेटर, हिटलर जैसे शब्द बांधे गए थे उनके लिए, तो ये शब्द केवल मोदी के लिए संभाल कर नहीं रखे गए हैं। जब भी राष्ट्रवादी सरकार आती है ये शब्द यूज किए जाते हैं। अब झूठा नैरेटिव और प्रोपेगेंडा में और तेजी आएगी क्योंकि कांग्रेस अलायंस को लगता है कि इसी के कारण उन्हें इस चुनाव में अधिक सीटें मिली है। जिस तरह बीजेपी मुस्लिम वोटर को लेकर भ्रम में थी, उसी प्रकार कांग्रेस अलायंस भ्रम में है कि वे झूठ और प्रोपेगेंडा के सहारे बहुमत प्राप्त कर लेंगे। उन्हें समझना चाहिए कि भारत की जनता इस चुनाव में वे बीजेपी को झटका अवश्य दिया है, पर वे साथ नहीं छोड़े हैं। एक मौका दिया है बीजेपी को अपने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की मूल विचारधारा की ओर लौटने के लिए, हिंदू विरोधी कानून को रद्द करने के लिए, धर्मांतरण और जनसंख्या नियंत्रण पर कठोर कानून बनाने के लिए, भ्रष्टाचार पर पूरी तरह नकेल कसने के लिए, अपने कोर वोटर, कोर समर्थक का विश्वास जीतने के लिए। इसलिए चुनाव के नतीजों से प्राप्त संकेतों के अनुरूप सरकार और जनता दोनों को कार्य करना होगा। लोकतंत्र के असली शत्रु को पहचानना होगा जो डीप स्टेट और विदेशी ताकतों के इशारे पर हमारे देश में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह एक कमजोर, कठपुतली और तानाशाही शासन लाना चाहते हैं और कई वर्षों से लगातार कोशिश में लगे हुए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।